तो हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आई थी कि हम एक क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करें रिगार्डिंग क्लास 11 का चैप्टर जो है हमारा नीट का बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो नीट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं और होप कि आपको ये क्वेश्चन डिस्कशन हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्रैक करने में नीट को। सो नीट के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो मुझे बताइएगा और आपके फर्दर सजेशंस भी बताइएगा ताकि मैं और कुछ वीडियोस आपके लिए ला सकूं ताकि आपके नीट की प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए। तो जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इसमें पहला क्वेश्चन जैसे कि पूछा जा सकता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के बारे में। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बेसिकली करते क्या है? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, कट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स एट रैंडम साइट्स या कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट्स कट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनसाइड द मॉलिक्यूल। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा लेक्चर है। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का ए टू जेड सारे प्रिंसिपल्स और सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। तो उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ना, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना, उसको एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। सो इसका आंसर जो होगा ना, कट द डीएनए molecules as at specific site. So इसका आंसर सी होगा। So restriction enzymes basically cuts the DNA at specific sites. Now second question जो है वो है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? Why जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is used for? So पहला ऑप्शन इसमें दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो जैसा कि आपको पता है, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। सो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए नहीं करते हैं। उसके लिए हम वेक्टर्स यूज करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा लेक्चर वेक्टर वाला देख सकते हैं। वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे हम बनाते हैं, क्या करते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए भी नहीं करते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स भी नहीं करते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज करते हैं, क्योंकि जैसा कि एग्रोस जेल होता है उसमें पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू आपके डीएनए पास करते हैं। तो जो छोटा मॉलिक्यूल होता है, छोटा डीएनए होता है, वो पहले निकल जाता है जेल में, और जो बड़ा होता है उसको टाइम लगता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसका साइज क्या है। ऑल्दो यहाँ पे हम एक लैडर यूज करते हैं जिससे हम डीएनए को कंपेयर करते हैं उसकी साइज क्या हो सकती है। तो ये कमर्शियली अवेलेबल होता है, तो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector become possible with। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को अगर हम एक प्लाज्मिड में मतलब जोड़ना चाहे तो वो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? डीएनए पॉलीमरेज पहला ऑप्शन दिया जो हो नहीं सकता। एक्सोन्यूक्लियस आंसर है, हो सकता है। डीएनए लाइगेज भी हो सकता है, एंडोन्यूक्लियस भी हो सकता है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आप प्लाज्मिड वेक्टर में कैसे पॉसिबली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा आंसर सी होगा। क्यों होगा आंसर सी? बिकॉज आप जानते हैं कि जो आपका लाइगेशन के लिए आपका जो अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उसमें डालना है ना आपको वेक्टर के अंदर, तो आपको एक लाइगेस एंजाइम चाहिए होगा। ओके, तो इसमें क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक पूछा है। इसमें पूछा है लिंकिंग, आपको वर्ड को हाईलाइट करना है। लिंकिंग मतलब जोड़ना। आपको जोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? जोड़ने के लिए ग्लू चाहिए होता है। ग्लू बेसिकली हमारा डीएनए लाइगेज एक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नो डाउट हम यूज करेंगे, बट मोर स्पेसिफिकली आपको आंसर लगाना है तो आप सी जाएंगे, दैट इज डीएनए लाइगेज। Which of the following used for the vector for cloning genes into higher organism? Higher organisms के लिए अगर आपको क्लोनिंग करनी है तो आपको कौन सा वेक्टर यूज करना है? क्योंकि मैंने अपने वेक्टर वाले वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं।
वहां मैंने बताया है कि कौन से क्लोनिंग के लिए कौन सा वेक्टर यूज करना है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ना, वो इसका आंसर होगा आपका डी। डी क्यों होगा? बिकॉज जो रेट्रोवायरसेस होते हैं ना, वो हायर ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को क्लोन करने के लिए मेनली वेक्टर यूज किया जाता है, रेट्रोवायरसेस। ओके, नाउ देखते हैं, डीएनए और आरएनए सीक्वेंस टैग विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अगर डीएनए और आरएनए सीक्वेंस को आप रेडियो एक्टिव किसी मॉलिक्यूल से जोड़ देंगे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोब्स बोलते हैं बेसिकली। वेक्टर नहीं बोलेंगे, वेक्टर इज जस्ट ए कैरियर। क्लोन नहीं बोलेंगे, क्लोन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेक्टर इज विथ फॉरेन डीएनए। प्लाज्मिड नहीं बोलेंगे, प्लाज्मिड इज ऑल्सो ए कैरियर एंड इट इज डिराइव फ्रॉम बैक्टीरिया। इसको हम बोलेंगे प्रोब्स। जब भी किसी डीएनए मॉलिक्यूल को आप रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग करेंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोब्स बोलेंगे। दे आर दैट आर कॉल्ड प्रोब्स। नाउ restriction endonucleases are enzymes in which makes cuts at specific position within the DNA molecule। ये तो करेक्ट है, स्पेसिफिक पोजीशन पे ही करते हैं। रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए लाइगेज, नहीं। restricts the action of enzyme, डीएनए पॉलीमरेज नहीं करता है। रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, वो भी नहीं करता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा कि स्पेसिफिक साइट पे ही वो कट करता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए आंसर होगा। ए मतलब ए बोले तो इसका आंसर होगा ए, दैट मेक्स कट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, सो स्टीर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर। तो इसका स्टीर टैंक बायोरिएक्टर जो होते हैं ना, वो एक तरह के फार्मेंटेशन में यूज होते हैं। ओके, तो इसका किस लिए डिजाइन किया गया था? क्वेश्चन ये पूछा है। द एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट्स, सेकंड है प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, थर्ड है इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशंस इन द कल्चर वेसल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका देखिए, बेसिकली आपको फार्मेंटेशन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। फार्मेंटेशन में बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल होता है, तो उसको आपको जब पढ़ेंगे ना, तो आपको स्टीर टैंक बायोरिएक्टर्स मिलेगा। तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि इसका जो आंसर होगा ना, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस होगा। क्योंकि स्टीर टैंक बायोरिएक्टर का काम यही होता है कि जब रिएक्शन हमारी फर्मेंटेशन चलती है ना, तो थ्रू आउट द रिएक्शन जो होता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में क्या क्या यूज होता है? आप मेरा वीडियो देखिए जीन क्लोनिंग का, उसमें मैंने सब बताया। तो इसमें आंसर, इसमें क्या दिया है? न्यूक्लियोइड दिया है, लैमोसोम्स दिया है, मेसोसोम्स दिया है, प्लाज्मिड दिया है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा ना, इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर डी होगा। क्यों? क्यों इसका आंसर डी होगा? क्योंकि प्लाज्मिड ही ऐसा चीज होता है ना जो कैरी करता है जीन्स को। ठीक है, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो जीन क्लोनिंग के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं हम? प्लाज्मिड्स को करते हैं। ओके, सो होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प किए होंगे और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ रहा है। तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है और ये जस्ट पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 जल्दी आएगा और आप अपनी क्वेरीज नीचे लिख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बताइए, हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसमें और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे फॉर नीट। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा नीट एग्जाम का ये चैप्टर क्रैक करने में। और जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं और उसमें हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।